क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें में से कौन सा कंपाउंड है जो कि सबसे कम रिएक्टिव है अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे जो कंपाउंड बी नजर आ रहा है ना, एक कंपाउंड बी देखोगे तो यहाँ पे कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, है ना। अब इस क्लोरीन के पास में क्या है, तीन लोन पेयर है। तो इस क्लोरीन का जो लोन पेयर है, यह इसका लोन पेयर जा सकता है रिजोनेंस में विथ दिस पाई बॉन्ड, है ना। यानी यहाँ पे जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन कैसा इफेक्ट लगा रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। तो अगर क्लोरीन अपना लोन पेयर भेजता है इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो कार्बन आपका कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होगा। अब ये डबल बॉन्ड तो मजबूत बॉन्ड होता है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करता है इस सेंटर पे, है ना, इस सेंटर पे अटैक करता है, तो ये क्लोरीन जो है ना इजिली आपका रिमूव नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता तब तो क्लोरीन रिमूव भी हो जाता, बॉन्ड आसानी से टूट जाता। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये आसानी से टूटेगा नहीं, ये आसानी से यहाँ से लीव नहीं करेगा क्लोरीन, है ना। क्लोरीन आसानी से लीव नहीं करेगा। तो ये जो होगा, ये एल्किल हैलाइड, ये आपका इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने वाला है। यानी सही ऑप्शन होगा 10वीं का डी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन रिएजेंट कैन बी यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस। एक कोई कंपाउंड है भाई, इस तरीके का, इस तरीके से कुछ कंपाउंड है। अब कह रहा है कि मुझे इसको चेंज करना है किसमें, मुझे इसको चेंज करना है इस कंपाउंड, इस कंपाउंड मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए सही सीक्वेंस क्या होगा, तो उसके लिए सही सीक्वेंस अगर आप बात करते हो तो अगर आप इसका क्या करते हो पहले ना, पहले इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर आप सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अगर इसे ट्रीट करते हो तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्लोरीनेशन हो जाएगा। और क्लोरीनेशन होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, बाकी इस तरीके से आपका अटैच हो जाएगा। फिर इस कंपाउंड को अगर आप अल्कोहलिक के OH के साथ में अगर आप इसे ट्रीट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन होगा। डी क्या होगा, डी हाइड्रोक्लोरिनेशन, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड आपका क्या होगा, यहाँ से आपका रिमूव, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से आपका प्रोटॉन रिमूव करेगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से क्लोरीन आपका बाहर हो जाएगा, और आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनकर तैयार होगा, है ना। यानी आपका सही जो सही तरीका होगा वह सल्फोनिल, पहले आप इसे सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करिए, उसके बाद आप अल्कोहलिक पोटेशियम, सॉरी ये नहीं, ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करिए। फर्स्ट स्टेप में आप सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में इसे ट्रीट करिए, कंपाउंड दिए गए कंपाउंड को, ताकि इसका क्लोरीनेशन हो सके। उसके बाद यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, है ना। डी हाइलोजिनेशन, हाइड्रोहाइलोजिनेशन आपका रिएक्शन के कारण से यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हो जाएगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये वाला कंपाउंड होगा। फिर कह रहा मार्कोनी का रूल इज बेस्ट अप्लीकेबल टू। मार्कोनी का रूल कहाँ पे लागू होता है, मार्कोनी का देखो, जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन
जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाया जाता है, when and when addition of hydrogen bromide takes place on an asymmetric alkene, then bromine will be added at that position at which number of hydrogen atom will be less। है ना, ये क्या किसके अकॉर्डिंग है, ये किसका स्टेटमेंट है? मार्कोनी का। तो मार्कोनी का रूल जो है वह एसिमेट्रिक एल्कीन के एडिशन के लिए, एसिमेट्रिक एल्कीन पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एडिशन के लिए लागू होता है। एसिमेट्रिक एल्कीन इसमें से कौन सा? ये तो आपका सिमेट्रिक एल्कीन है। आप यहाँ पे क्लोरीब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है आपका। ये क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन कैसा है? एसिमेट्रिक एल्कीन होता है, और एसिमेट्रिक एल्कीन पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन हो रहा है। यानी मार्कोनी का जो रूल है वो बेस्ट अप्लीकेबल कब होगा? इस प्रोपीन पे एडिशन के लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये आपका क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड है। इस मिथाइल ब्रोमाइड पे इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया जा रहा है। अभी न्यूक्लियोफाइल जब का एडिशन कराया जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा। यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ अबव रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेने पे रिएक्शन सबसे फास्ट होगा? तो अगर आप देखते हो तो देखो, चार टाइप के न्यूक्लियोफाइल की बात की गई है। एक न्यूक्लियोफाइल है आपका फिनॉक्साइड आयन, है ना। दूसरा न्यूक्लियोफाइल है आपका एसीटेट आयन, ए है, ए बी है। और सी वाले में आपका बता रहा हाइड्रोक्साइड आयन। और चौथे वाले में बता रहा मिथॉक्साइड आयन, है ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज सकता है इस बेंजीन रिंग के साथ में रिजोनेंस में। तो ऑक्सीजन के, अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजता है इस बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस में, तो ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी है वो घट जाएगी। तो अब देखो, इसी ऑक्सीजन एटम को क्या करना है? अटैक करना है। कहाँ पे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भेज दे रहा है इस बेंजीन रिंग के साथ में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट जाएगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ए भी अपना क्या कर रहा है? रिजोनेंस में भेज रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिजोनेंस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन की, वह शिफ्ट हो जाएगी इस पे। ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की, वह कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या है? प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। तो प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला अगर ग्रुप है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी तो इससे आपका क्या होगा कि ये आपका गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल अगर आप बात करते हो तो आपका मिथॉक्साइड आयन होगा, यानी डी सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देख रहे हो कि इसकी जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह एक जगह पे लोकलाइज्ड है, ये कहीं पे जा नहीं सकती। तो आपका फिर आपका ए वाले का, फिर उसके बाद आप देखते हो अगर हो तो आपका डी के बाद, डी के बाद किसका? इसका इसका क्या नाम था? हाइड्रोक्साइड का सी वेल नाम था ना, सी। तो ए कहाँ से आ गया? सी आ गया, फिर सी होगा। और सी के बाद अगर आप देखते हो तो जो बी वाला है ना, यहाँ पे दो ही एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी शिफ्ट हो रही है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह 7 सेंटर पे डिस्पर्स होगी, है ना। 7 सेंटर पे डिस्कस होगी, बेंजीन रिंग के 6 सेंटर पे डिस्कस होगी, फिर आपका इस ऑप्शन के ऊपर डिस्कस होगी। तो यहाँ पे डिस्पर्सन ज्यादा है, यहाँ पे डिस्पर्सन कम है। यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इस हिसाब से बी देगा, फिर ए देगा। तो डी सी बी ए आपको सही ऑप्शन होगा 13 का बी।
क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। आई आई ए आई ट्रिपल ई 2006 में पूछा गया था कि रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फेनिल वन ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। वाह भाई, साइक्लोपेंटेन मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरीके से। और कह रहा है ट्रांस टू फेनिल, तो टू मालूम, मैंने यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा दिया। अब जो फेनिल है वह क्या है, टू फेनिल वन ब्रोमो, वन को यहाँ पे ब्रोमो में ब्रोमीन लगा दे रहा हूँ। अब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन को मैंने बिलो द पेन लगा दिया, है ना। अब नंबरिंग यहाँ से अगर मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे वन पोजीशन पे ब्रोमो है, टू पोजीशन पे क्या है, फेनिल है, तो इसका नाम होएगा टू फेनिल वन ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, है ना। अब चूंकि ये ट्रांस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे देखो, फेनिल ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है, और ब्रोमीन क्या है, बिलो द प्लेन है। तो ये ब्रोमीन और फेनिल ग्रुप जो है एक दूसरे के क्या है, 180 डिग्री पे है, 180 एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे, तो एक दूसरे का अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो एक दूसरे का ये क्या कहलाएंगे, ट्रांस कहलाएंगे, है ना। एक दूसरे का है ट्रांस है, ब्रोमीन और फेनिल एक दूसरे के ट्रांस है। तो अगर इस रिएक्शन को अगर हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ में, अल्कोहलिक केओएच के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, है ना। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन होगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका उस सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। देखो अगर ये क्या करे, यहाँ का हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है ना, अगर इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सॉरी, इस वाले हाइड्रोजन को, अबव द प्लेन वाले हाइड्रोजन को अगर एक्सेप्ट करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, इसका इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा कहाँ पे होगा, बिलो अबव द प्लेन होगा। कहाँ होगा, अबव द प्लेन। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी, इस कार्बन और ब्रोमीन जो बॉन्ड है इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इस हिसाब से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा निकल करके ना, वह कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम होने वाला है, इसका नाम क्या होने वाला है, हाई। 1 2 3 4। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, इस तरीके से। यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे फिनिल ग्रुप है, यहाँ पे क्या रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है ना। नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3। हाँ, इसका नाम होगा आपका थ्री फिनिल साइक्लोपेंटीन। सही ऑप्शन होगा 14 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, कि मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल एमंग द फॉलोइंग, सबसे मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें से। तो अगर आप देखते हो तो सबसे मोस्ट जो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है, एक तो आपका मिथॉक्साइड आयन दिया गया है, दूसरा दिया गया है फिनॉक्साइड आयन, तीसरा दिया गया है आइसोप्रोपोक्साइड आयन,
और चौथा है आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हो ना, तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यह क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करने लगेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, निगेटिव चार्ज है, ऊपर से क्या है, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा हो जाने के कारण से कार्बन के ऊपर इन तीनों मिथाइल ग्रुप के द्वारा प्लस हाइफन लगाने की वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑप्शन के पास शिफ्ट करने लगेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत है कि बल्कि ग्रुप है ना। ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, जिस सेंटर पर अटैक करना चाहेगा बस उस सेंटर पे क्या होगा, अपने बल्कि नेचर के नाते से यहाँ पे जिस भी सेंटर पे अटैक करना चाहेगा वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपना लार्ज साइज का है, बल्कि है, बल्कि है। तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पीसीज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, और वह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे क्या करता है, अटैक करता है। तो अटैक तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही हो इसके पास, तो ये तो नहीं होगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास तो है, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस काम आने लगेगा, जिस सेंटर पर अटैक करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट आने लगेगा। और ये भी यही सेम हाल है, यहाँ पे इसकी साइज बल्कि है। अब फिनॉक्साइड के साथ क्या दिक्कत है, इसकी साइज छोटी तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भेज देगा डीलोकलाइजेशन में, तो जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डीलोकलाइजेशन में भेजने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। और यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगा, और साथ ही साथ ये अटैक भी कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा साइज नहीं है। तो सही आंसर होगा 15 का ए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक कंपाउंड ए है, इसका क्या कराया जा रहा है भाई, इसका क्लोरीनेशन करवाया जा रहा है। तो क्लोरीनेशन जब करवाया जा रहा है ना, तो क्या बन रहा है आपका, एन बन रहा है। अब ये जो कंपाउंड एन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है, इसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो अगर इसका आप क्लोरीनेशन करवाते हो, इस तरीके से है कंपाउंड, अब इसका क्लोरीनेशन अगर आप करवाते हो तो क्या होने का यहाँ पे, आपका सनलाइट की वजह से में, कि यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है ये आपका यहाँ से हट जाएगा, और इसके जगह पे आएगा क्लोरीन है है ना, इस तरीके से आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा जो प्रोडक्ट है आपका, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है ना, कि यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाए। दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, इस तरीके से प्रोडक्ट होगा दूसरा प्रोडक्ट। और तीसरा जो प्रोडक्ट है आपका, एक प्रोडक्ट ए बन गया, एक एक प्रोडक्ट ए हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है, कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन आपका यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करे। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका ए जो है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी तो ऐसे भी हो सकती है आपकी, कि यहाँ से आप क्लोरीन निकल जाए, विशेष विशेष है ना। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई पड़ सकता है कि ये वाला जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, ये सेंटर एसिमेट्रिक सेंटर है। इसके दो, देखो अगर ये एसिमेट्रिक सेंटर है, एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म दो
एग्जिस्ट करेगा। तो दो आइसोमेरिक फॉर्म इधर मिल गए आपको यहाँ पे, दो आइसोमर यहाँ पे मिल गए, एक आइसोमर ए एक आइसोमर ए। तो इसके टोटल कितने होंगे, चार आइसोमर होंगे, है ना। क्या होंगे, चार आइसोमर होंगे। टोटल तो चार आइसोमर होंगे, यानी एन की संख्या कितनी होगी, चार होगी। लेकिन जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड के दो फॉर्म, इस कंपाउंड के जो डी और एल फॉर्म जो है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर इनका सेम होगा, बस ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ इसका बिहेवियर जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो इनको हम इस डी और एल फॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से यहाँ पे जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आपको कितने आइसोमर मिलेंगे, थ्री मिलेंगे। कितने मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आपका कोई बन रहा है क्या। हाँ, ए वाला जो कार्बन है ना, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे देखो, कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से लगा ना, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक इथाइल ग्रुप हो गया, एक अलग ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे जो सेंटर है ए बी एसिमेट्रिक सेंटर है, तो इसके भी दो फॉर्म बनेंगे। तो दो दो इसके चार चार, एक चौथ अच्छा, एक और बन सकता है इसका, कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इस इसका हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो। अगर इसका हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ऐसे भी बनेगा इसका फॉर्म, है ना। एक आइसोमेरिक ही फॉर्म बनेगा। तो दो इसका, दो चार, एक पांच, एक छह, है ना। टोटल छह प्रोडक्ट आपको बनने वाले हैं यहाँ पे। तो छह टोटल अगर प्रोडक्ट बनेंगे आपके, छह में से आपका केवल चार ही जो होगा, इसका देखो, इसका केवल, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसका डी एल एम फॉर्म, इसका भी आपका डी और एल फॉर्म सेपरेट नहीं होगा। तो एक ए और एक ए, चार आपको आइसोमोरिक प्रोडक्ट बनेगा जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे। तो छह और चार, सही ऑप्शन होगा 16 का बी। इनमें से कह रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो एम्स डायरेक्शन में पूछा गया था। तो देखो, जो आपका लीनियर एल्किल हैलाइड होता है, लीनियर एल्किल हैलाइड, लीनियर एल्किल हैलाइड का जो फ्रैक्शन फ्रैक्स पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना, वो आपका क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन वह क्या होता है, हाई हाई होता है। तो लीनियर एल्किल हाइलाइट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, वह क्या होगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मोलिकुलर मास कितना है। मोलिकुलर मास बढ़ने पे वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, और वंडरवाल फोर्स बढ़ने पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कितने कार्बन है, तीन कार्बन एक क्लोरीन, यहाँ पे चार कार्बन एक क्लोरीन, यहाँ पे कितने कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन एक क्लोरीन, यहाँ पे चार कार्बन एक क्लोरीन। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा, वह देखो, इनमें देखो, ये तो तीन ही कार्बन है यहाँ पे, या बाकी सब में चार चार कार्बन है। लेकिन ये आपका लीनियर, तो लीनियर होने की वजह से जो दो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो नजदीक नजदीक आ सकते हैं। अब इनका अगर आपका ए लीनियर है, लीनियर होने की वजह से इसके इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो नजदीक नजदीक आ सकते हैं। तो जितने नजदीक आएंगे उतने ज्यादा वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और जितने ज्यादा वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा उतने ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो लीनियर का एक बात याद रखना, लीनियर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वह ब्रांच की तुलना में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के अगर है, एल्किल हैलाइड अगर दो एल्किल हैलाइड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के हैं, एक लीनियर है एक ब्रांच है, तो लीनियर वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो। अगला है आपका क्वेश्चन, कि मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। ये पूछ रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। कंपाउंड कैसा है आपका, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, आपका CH2 एच। अब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस क्यूएच के साथ में। एक्वस क्यूएच के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्या करेगा, यहाँ से आपका इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा,
इस तरीके से एक्वस के है ना। सही ऑप्शन होगा 18 का डी।